हाँ जी। तो हायर एजुकेशन जो है अपने यूनिट में आखिरी या 10वां यूनिट है, लेकिन हम लोग ये शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ है तो इसे शुरू करते हैं, ताकि जो हमारे जो शिक्षा व्यवस्था है, प्राचीन शिक्षा व्यवस्था है, इसके साथ साथ हमारे देश के जो कौन से इंस्टीट्यूशन है और क्या क्या काम करते हैं, इसकी हमें बेसिक जानकारी हो जाएगी, तो हमारे लिए आगे की पढ़ाई करना सुलभ होगा। तो इसी उद्देश्य से हम लोग जो है पहले हायर एजुकेशन देखेंगे। तो हायर एजुकेशन में आप देखेंगे तो एक जो सब यूनिट है हायर एजुकेशन के, वह आपका है प्राचीन शिक्षा। और एक बार भी एग्जाम में प्राचीन शिक्षा से ऐसा नहीं हुआ है कि प्राचीन शिक्षा से सवाल नहीं पूछा गया है। तो ये इस बार भी सवाल आया था। आए थे सर मिलान पे। हाँ, तो प्राचीन शिक्षा से हर बार सवाल आएगा ही आएगा। तो चलिए आज जो हम लोग जो बिंदु देखने वाले हैं वह देखेंगे कि यहाँ जो है शिक्षा या ज्ञान को क्या कहा गया है, शिक्षा या ज्ञान क्या है, ये देखेंगे हम। दूसरा जो बिंदु हम देखेंगे, इसी में जो ज्ञान के प्रकार होते हैं, ये देखने के बाद शिक्षा का प्रयोजन, यहाँ से भी सवाल बनते हैं। तो दूसरा बिंदु हम लोग देखेंगे कि शिक्षा का प्रयोजन क्या है, प्रयोजन या उद्देश्य, क्यों ज्ञान दिया जाता था, इसका प्रयोजन क्या होता था। इसके बाद उस समय क्या पढ़ाया जाता था, पाठ्य विषय क्या होता था, पाठ्य विषय और उपाधि कौन कौन सी दी जाती थी, ये देखेंगे। चौथा बिंदु जो है, ठीक है, शिक्षण विधियां, किस किस मेथड से पढ़ाया जाता था, शिक्षण विधियां हम लोग देखेंगे। गीत से बंद करें। पांचवा बिंदु जो हम लोग देखेंगे, ठीक है, आचार्य और छात्र के कौन कौन से प्रकार के होते थे, आचार्य और छात्र के प्रकार। तो यही 5 बिंदु पे हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो पहला बिंदु आ जाते हैं, शिक्षा क्या है, यानी कि ज्ञान किसे कह सकते हैं। आप लोग की रुचि यदि थोड़ी बहुत दर्शन में है, भारतीय दर्शन में, तो आप देखेंगे कि अपने जो सभी दर्शन है, 10 दर्शन में से एक चार्वाक को आप छोड़ दीजिए, तो लगभग 9 दर्शन में ये माना जाता है कि हमारा जो जीवन है वो किससे भरा हुआ है, दुख से भरा हुआ है। ये है, एक चार्वाक है वो इस बात को नहीं मानते, उसका कहना है कि हमारा जीवन जो है सुख के लिए है। बाकी सबका कहना है हमारा जीवन दुखों से भरा हुआ है। और ये दुख क्यों है, इसी प्रश्न पे आते हैं कि दुख ये अज्ञानता के कारण है। किस कारण है, अज्ञानता के कारण है। अब क्या है, किस चीज की अज्ञानता है, तो जो आत्मा और परमात्मा के बारे में, या आत्मा या परमात्मा से को नहीं जानता है, वही क्या है, अज्ञानता है। तो अपने यहां जो ज्ञान की परिभाषा है वो ये है कि जब आप किसी चीज के बारे में जानने लगेंगे तो वो आपका ज्ञान है। यानी कि आप कई जगह देखेंगे कि ज्ञान को प्रकाशमान चीज माना गया है। प्रकाशमान चीज से है कि जब किसी वस्तु के बारे में आप जान जाते हैं तो वो उद्घाटित हो जाता है, पता चल जाता है ये चीज है। तो यही से दुख का निवारण होता है, लगभग सभी दर्शनों में कहा गया है। चलिए, अब आगे बढ़ के जो हमारे दार्शनिक है वो कहते हैं कि ये ज्ञान के कितने प्रकार होते हैं, तो ज्ञान के 2 प्रकार होते हैं। ज्ञान के कितने प्रकार होते हैं, 2 है। एक है आपका परा और एक है अपरा। और आपको एक चीज, महत्वपूर्ण चीज बता दें कि हम लोग इसी दोनों ज्ञान के बीच है ना जूझते रहते हैं, तमाम उम्र हमारी जो है यही गतिविधि चलती रहती है। परा सॉरी पर मुझे स्क्रीन दिख रही है। क्या, स्क्रीन नहीं दिख रही है, बताइए साथियों, स्क्रीन दिख रही है या नहीं दिख रही है। हाँ सर दिख रहा है। हाँ, हो सकता है आंसू आपके पास दिक्कत हो। चलिए, तो ज्ञान के जो 2 बिंदु है, इस बात को बहुत आसान में मत लीजिएगा, सरलता में नहीं लीजिएगा, क्योंकि तमाम उम्र जो हम लोग है इसी 2 बिंदुओं के बीच है जूझते रहते हैं। परा का मतलब होता है वास्तविक ज्ञान, परा का मतलब होता है वास्तविक, और अपरा का मतलब होता है अवास्तविक। यानी कि
किसी चीज के बारे में आप जो वह चीज है उसको उसी रूप में जान गए तो आपका क्या है, परा है। और अगर आप उसके आभास को जाने या उसके नकलीपन को जाने या उसके अवास्तविक रूप को जाने तो वो आपका अपरा है। यानी कई बार आप देखेंगे रात में आपको भय होता है, किसी छाया को देख के आप उसे भूत समझ लेते हैं या किसी रस्सी को देख के आप सांप समझ लेते हैं, होता है। और ये देखिएगा कि कितना खतरनाक होता है कि कई आदमी तो इस तरह हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं रात में, भूत को है ना, भूत जैसा चीज होता नहीं है, लेकिन क्या है, आप भ्रमवश किसी आकृति को भूत समझ लेते हैं। या आपके कोई मित्र है और आपने उसे देवता मान रखा है और वो निकलता कैसा है, वो दैत्य निकलता है। तो होता क्या है इसमें कि आपने जो निवेश अपने मित्र पे किया है, भरोसा का, विश्वास का, पैसा का, वो आपका डूबता है। तो खासकर यही हमारे जो दार्शनिक थे वो इस बात पे चर्चा किए हैं कि ज्ञान के दो स्वरूप होते हैं, परा या अपरा। और हम में से सभी कोशिश करते हैं, पूरा जीवन हमारा चलता रहता है कि हम वास्तविक ज्ञान को समझें। ठीक है, चलिए हम लोग जिस ज्ञान की बात करते हैं आमतौर पे, अभी दो तरह के उसमें भी ज्ञान होते हैं, एक आध्यात्मिक होता है और एक जो होता है भौतिक होता है। आध्यात्मिक पे ज्ञान क्या होता है कि जिस पे विश्वास किया जा सकता है, और भौतिक ज्ञान होता है जिसे जाना जा सकता है। दो अलग अलग चीजें हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे जो बचपन से हमें बताया जाता है कि भगवान होता है, देखा नहीं है कोई, हमने विश्वास कर लिया है। कोई चीज होता है कि मतलब कि अगर गर्म चीज को छुओगे तो हाथ जलेगा, ये क्या है, जानने योग्य ज्ञान है। तो ज्ञान के जो जानने के दो तरीके होते हैं, एक कि आप ज्ञान को जान सकते हैं, एक जो है कि आप जान नहीं सकते हैं, उसको प्रूफ नहीं कर सकते, उस पर क्या कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। ठीक है, बताइए यहां तक ज्ञान की परिभाषा क्लियर है आप लोगों का? बताइए कोई दिक्कत है साथियों यहां तक? नहीं सर। चलिए अब अगला जो हमारा पॉइंट है वह है शिक्षा का प्रयोजन, कि शिक्षा क्यों दिया जाता है। उस प्राचीन काल में जो शिक्षा देने का उद्देश्य होता होगा वो क्या है। अगर मैं पूछूं कि आज के समय में शिक्षा का प्रयोजन क्या है तो आप क्या बताएंगे? पिछले बार एक साथी ने कहा था नौकरी करना। शिक्षा, आपको जो ज्ञान दिया जाता है या शिक्षा दी जाती है उसका उद्देश्य क्या है, प्रयोजन क्या है? अभी जो हम लोगों को शिक्षा दिया जा रहा है वो हम एक इंस्टीट्यूशनल स्टडीज करते हैं, यानी कि सरकार के द्वारा बनाए हुए संस्था में रहकर पढ़ाई करते हैं। तो हमारा सरकार जिस भांति होता है, यानी कि इससे पहले औपनिवेशिक सरकार था तो उसके तहत शिक्षा दी जाती थी। अभी हमारा जो है लोकतांत्रिक सरकार है, तो लोकतांत्रिक मूल्य जो होते हैं उस तरह से वैसे नागरिक हम बने, इसलिए ये शिक्षा दी जाती है। उसी तरह प्राचीन समय में जो शिक्षा दी जाती थी वो शिक्षा आध्यात्मिक, धार्मिक, नैतिक और व्यवहारिक हुआ करता था। तो इसी प्रयोजन के लिए उस समय शिक्षा दी जाती थी। आप लोगों को ज्ञात होगा, पता होगा, और बचपन से आप लोगों को माता पिता ये चीज बताए होंगे कि 3 ऋण होता है जो हमें चुकाना होता है। जब हम जन्म लेते हैं तो शास्त्रों के अनुसार, धर्मों के अनुसार कितने ऋण होते हैं? 3 ऋण होते हैं। कोई बता सकते हैं कौन कौन से ऋण हैं? साथियों कोई बता सकते हैं कि कौन कौन से ऋण होते हैं? पितृण, गुरुऋण और चलिए, सर एक तो होता है माता पिता का ऋण, एक होता है गुरु का ऋण, हाँ, और दूसरा मुझे नहीं जानता है। एक है देव ऋण। यानी कि 3 ऋण होता है, देव ऋण, पितृ ऋण और गुरु ऋण। गुरु यानी कि जिनसे आप शिक्षा प्राप्त करते हैं वह ज्ञान जो है अपने तक ना रख के आप दूसरे तक पहुंचाए, ज्ञान को फैलाए, ये एक ऋण होता है। पितृ ऋण होता है कि जिसने आपको जन्म दिया है उनका कर्तव्य निभाए, वो जिम्मेदारी आप संभाले। देव ऋण है कि आप जो आए हैं वो, जैसे एक मान्यता है कि हम जो है कि हमारे बनाने वाले जो है वो भगवान है, तो उसके प्रति जो काम करना या कृतज्ञ रहना,
वह आपका, तो ये तीनों ऋण चुकाना होता है। ये हमारा एक आध्यात्मिक जिम्मेदारी है, दायित्व है, जो हमें निर्वहन करना होता है। आप हंस के करिए या रो के करिए, करना ही है। तो आप देखेंगे कि ये जो जिम्मेदारी निभाने लायक आप बनेंगे वो किन चीज़ों से बनेंगे, तो आप ज्ञान से बनेंगे, शिक्षा से बनेंगे, है। चलिए, तो सबसे पहले जो शिक्षा का प्रयोजन होता है, अब भी और तब भी, उस समय भी, प्राचीन शिक्षा में अभी भी हमें है कि हम जो है एक जो बढ़िया नागरिक बने, एक जो सुसभ्य नागरिक बने, इसलिए हमें शिक्षा दिया जाता था। उस समय नागरिक की परिभाषा की जगह चरित्र निर्माण की बात करते थे। किसकी बात करते थे? शिक्षा का प्रयोजन चरित्र निर्माण, यानी कि जब हम लोग बच्चे होते हैं तो हमारे भीतर जो है दो तरह के भाव होते हैं, एक अच्छे भाव, एक बुरे भाव। दोनों होता है या सिर्फ अच्छे भाव होते हैं? इसको समझिए। अच्छा भाव क्या हो गया? प्रेम या स्नेह। दूसरे बुरे भाव क्या हो गया? क्रोध। गुरु हमें क्या करता है हमारे साथ? हमारे अच्छे भाव, प्रेम, स्नेह, करुणा, परोपकार, इस सब को जगाता है, ठीक है, इस सब को जगाता है। क्रोध, इसके बाद हो गया हिंसा, ये सब क्या करता है? छोड़ने के लिए कहता है या छुड़वाता है। तो गुरु का काम क्या है कि आपका जो चरित्र है उसको निर्माण करके दे, और आपके जो नैसर्गिक, जैसे बुरे भाव है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी नैसर्गिक है, लेकिन उस भाव से हम जगत का, संसार का, समाज का कल्याण नहीं कर सकते हैं, तो उसको हमें छोड़ना है। दूसरा आएंगे, एक चीज ये हो गया चरित्र निर्माण। दूसरा हो गया व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। अब देखेंगे कि हमारा जो व्यक्तित्व होता है वो मल्टी डायमेंशनल होता है। सुकृति, ये बात सच है? क्या हमारा जो व्यक्तित्व है वो किन चीजों से बना है? एक तो आपके अच्छे गुण हो गए, इसके अलावा मतलब हम हाँ सर, ये सच है। कि हमारी जो पर्सनालिटी होती है, यानी कि जब हम हमारा जो व्यक्तित्व होगा वो है क्या हम सोचते हैं, कैसा हम देखते हैं, कैसा हम व्यवहार करते हैं, यह है, कैसा हम पढ़ाई करते हैं, कैसा हम प्रतिक्रिया देते हैं, ये सारे चीज़ क्या है? जी सर। हमारे व्यक्तित्व का, हमारे पर्सनालिटी का हिस्सा है। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, आप देखे होंगे आपके क्लासरूम में कि वो पढ़ने में या याद करने में शानदार है, लेकिन बोल नहीं पाता है, स्टेज पे बोलने पे उसका हाथ कांपता है, तो गुरु क्या करते हैं? उसको मोटिवेट करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं कि वो अच्छे से बोले। ये करते हैं कि उसे छोड़ देते हैं कि ठीक है, तुम नहीं बोल पाते हो तो तुम नहीं बोल पाओगे, जाओ भागो, ऐसा करते हैं? नहीं सर, मोटिवेटेड। हाँ, तो आपके जो व्यक्तित्व है उसके जितने डायमेंशन है उन सबको क्या करना है? डेवलप करना है। ये हमारे गुरु का काम या शिक्षा का प्रयोजन में से एक है, और आज भी है, तब भी था और आज भी है। दूसरा है कर्तव्य भावना जगाना। कर्तव्य भावना जो है, हमने ऊपर बात किया है कि 3 ऋण होते हैं जो हमें चुकाना होता है, ये हमारा कर्तव्य है, ठीक है। ये अगर हम अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू उस टाइम, या हम अपने गुरु का जो दिया हुआ ज्ञान दूसरे में प्रसारित कर रहे हैं, बांट रहे हैं, तो हम समाज पे परोपकार नहीं कर रहे हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। जबकि हम भूल जाते हैं, हमें लगता है कि हम जो है एहसान करते हैं, और इसके लिए हमारे पास जो तुलना के लिए होता है, कोई एक बुरा सा आदमी होता है जो अपने माता पिता को घर से बाहर भगा देते हैं, तो कहते हैं देखो फलना आके अपने माता पिता को खाना तक नहीं देता, तुमको हम खाना देते हैं, ये बड़ी बात है ना। और ये हर एक संदर्भ में चलता है। तो जो चीज़ हमारा कर्तव्य है उसको आप एहसान न दिलाए, एहसान न मानने पर मजबूर करें। तो समाज का रक्षा करना या अच्छा समाज निर्माण करना, ये आपका परोपकार है या आपका कर्तव्य है? कर्तव्य। यह आपका कर्तव्य है कि अच्छे समाज के निर्माण में अपना योगदान देना, ठीक है। योगदान। हाँ,
तो उसके लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होगी वो सारे चीज़ आप में होने चाहिए, और यही शिक्षा का काम है, यही ज्ञान का काम है, प्रयोजन है कि वो चीज़ आप में हो। अगला है कौशल की वृद्धि। कौशल जो है हर एक प्रकार की कौशल होती है। यदि कोई व्यक्ति हल जोतता है तो क्या वो कौशल है या नहीं है? छोटे से छोटे काम को लेकर बड़े से बड़े काम में आप देखेंगे कौशल सब शामिल है कौशल में। आप लोग एक संस्कृत में फेमस कहानी सुना होगा, मैं उस बच्चे का नाम भूल गया हूँ, कि एक बालक होता है, उसको गुरु भेजे रहते हैं कि तुम जाके जो खेत में, बारिश का मौसम होता है, खेत में पानी बह जा रहा है तो वो मेढ़ को बांध दो। तो वो मेढ़ बांधने जाता है तो उसे बनता ही नहीं है, तो वहीं वो सो जाता है। फिर क्या होता है, गुरु शाम को आते हैं अन्य शिष्यों के साथ कि क्या हुआ, अभी तक लौटा नहीं, तो देखता है तो वो क्या है कि मेढ़ पे पानी के जगह पे लेटा हुआ है। सुने हैं कोई आप ये लोग ये कहानी? जी सर। हाँ, तो ये क्या था, खासकर ये कहने का मतलब ये है कि आप उस समय के शिक्षा व्यवस्था को देखिए, तो क्या है कि पढ़ाई के साथ साथ जो व्यवहारिक कौशल होता है वो भी सिखाया जाता था। जैसे तीर चलाना हो गया, या वेद पढ़ाना हो गया, या खेती करना हो गया, ये सारी चीज क्या है, कौशल सिखाया जाता था। चल, कोई कुछ कहना चाह रहे हैं? कौशल वृद्धि आज के समय में है। आप जो वोकेशनल कोर्स करते हैं या डिप्लोमा वाला कोर्स करते हैं, वो अलग से इसको कौशल का डिपार्टमेंट मान दिया है। और आपके जानकारी के लिए आपको बता दूं, हालांकि इस बात को लोग बहुत कम गंभीरता से लेते हैं, यदि आप अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं तो वो भी एक प्रकार का कौशल है। बताइए सुकृति, है या नहीं है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, इस बात को ध्यान रखिएगा, और ये एक महत्वपूर्ण स्किल है कि आपको है ना हिंदी सब्जेक्ट की एक्सपर्टीज यदि है तो ये अच्छी चीज़ है और बेहतरीन कौशल में से एक माना जाता है। आप किसी भी, और दूसरी बात आप लोगों को ध्यान रखना है कि कोई भी कौशल क्यों ना हो, छोटा से छोटा कौशल, यदि आप उसमें एक्सपर्ट है तो आप एक हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच सकते हैं। ये बात भी तय है। हाँ, चाहे आपको जूता बनाना आता हो, चाहे आपको खाना बनाना आता हो, आप एकदम अंतिम ये क्या कहते हैं ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। लोग पहुंचे हैं। चलिए, छठा जो काम होता था वो सबसे महत्वपूर्ण कामों में से एक है। आप देखेंगे कि हमारा जो साहित्य है या हमारा जो ज्ञान परंपरा है वो किस तरह से सुरक्षित रहा था या संरक्षित रखा था। हमारा ज्ञान परंपरा कैसा था? मौखिक था। लंबे अरसों तक हमने अपने ज्ञान परंपरा को कैसे बचा के रखा है? मौखिक रूप से बचा के रखा है। और आप लोग में से किसी को अगर इंटरेस्ट है या आदिवासी साहित्य आप लोग पढ़े या ध्यान दिए होंगे तो देखेंगे वहाँ की ज्ञान परंपरा कैसी है। अभी भी आदिवासी क्षेत्रों में या आदिवासी लोग किस तरह की ज्ञान परंपरा को फॉलो करते हैं? तो मौखिक ज्ञान परंपरा को फॉलो करते हैं। और यहाँ एक फेमस कोटेशन आपको बता दें, नॉम्स चॉम्स्की हुए हैं। आप लोग में से कोई नाम सुने हैं? चॉम्स्की का नाम सुने हैं कोई, आप कोई साथी? बहुत बड़े भाषा वैज्ञानिक हाँ है, सर, फेमस है। वो उसमें भी आते हैं। हाँ तो हमें 4th यूनिट पढ़ाते हैं। हाँ, चलिए एक महत्वपूर्ण आपको बात बता दे कि अभी के संदर्भ में जितनी बार नॉम चॉम्स्की कोट किया गया है उतनी बार और कोई विद्वान कोट नहीं किए गए हैं। ये ऐसे वाले कोट हैं जहाँ है ना क्या कहते हैं, रिसर्च में जब हम कोट करते हैं तो सबसे ज़्यादा कोट करने वाले विद्वान कौन है? नॉम चॉम्स्की है। उन्होंने कहा है कि अभी जो हमारे पास जो ज्ञान परंपरा है जिसको हम बोलते हैं वो मात्र 40% है। 60% हमारा क्या है, जो अलिखित है, मौखिक है। अभी जो हम लोग देख रहे हैं ये मान लीजिए कि प्रेस का आविष्कार ही हुआ है मतलब 1200-1300 में, इसी के आसपास हुआ है। हमारे पास लगभग सभी के पास जो कि लिखित वाला ज्ञान है वो 19वीं शताब्दी से मिलने लगा है। इससे पहले क्या हमारे पूर्वज मूर्ख हुआ करते थे? हमारे पूर्वजों ने पढ़ा था।
तो वो जो अपने ज्ञान को, अपने संस्कृति को, अपने साहित्य को कैसे संरक्षण रखते थे, तो वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी बोल बोल के वो लोग संरक्षित रखते थे। वेद जो पढ़ने का तरीका था वो कैसा था, कंठस्थ का तरीका था। ज्ञान कैसे कंठस्थ रूप में कराया जाता था, और वही क्या होते थे, एक एक यदि व्यक्ति 4 वेद का ज्ञाता है तो वो चलता फिरता पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है ये बात। तो अभी भी जैसे आप लोग अकादमिक क्षेत्र में है, आप लोग यही काम कर रहे हैं। आप नए शोध के साथ साथ जो हमारे जो साहित्य है, हमारी संस्कृति है, उसके संरक्षण के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु हुआ करता था, प्राचीन साहित्य एवं संस्कृति को संरक्षित करना। चलिए, यहां तक किन्हीं साथियों को कोई दिक्कत? चलिए अगले स्लाइड में बढ़े। बताइए, अगले स्लाइड में बढ़े। चलिए अगला है हमारा कि उस समय शिक्षा का प्रारंभ क्या होता था। शिक्षा का प्रारंभ या आरंभ जो है ये कब होता था, या सत्र कौन कौन सा होता था, ये महत्वपूर्ण बात है। चलिए यहां से इस बार सवाल भी आया है। चलिए, एक किताब है प्रतिभा गोयल की, ठीक है, प्राचीन शिक्षा शास्त्र या प्राचीन साहित्य करके एक किताब है। उस किताब को आप पढ़ेंगे तो उसमें कहा गया है कि हम लोग जो बटे हुए थे, ठीक है, एक व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था, ये है, इसको ध्यान रखिएगा। वर्ण व्यवस्था में जो पढ़ने का अधिकार था वो ऊपर से 3 के पास था। किनके पास था? ऊपर वाले कौन? 3 आ जाएंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, और सबके पढ़ाने के अलग अलग तरीके होते थे। सबसे ज़्यादा जो पढ़ाई कराया जाता था ब्राह्मणों को कराया जाता था, इसलिए इनका जो एडमिशन भी होता था वो पहले हो जाता था। चलिए खैर, इसमें ना जाके हम लोग इस पे आते हैं कि इन्हीं तीनों को पढ़ाया जाता था, और पढ़ने से पहले एक संस्कार होता था। आज भी आप लोग देखते होंगे, शहर में आपको देखने को मिलता है या नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में एक संस्कार होता है, उपनयन। जानते हैं आप लोग? हाँ, उपनयन में एक जैसे एक आधा शादी कह लीजिए, उसी तरह से है ना, कि सारी विधि व्यवहार होते हैं, तैयारी की जाती है। तो उपनयन संस्कार जो होता था, खासकर ये एक था कि गुरुकुल में प्रवेश के लिए, यानी कि शिक्षा में प्रवेश के लिए ये संस्कार हुआ करता था। इसी में आप देखेंगे अभी जनेऊ कहते हैं, उस समय यज्ञोपवित्र कहा जाता था। क्या कहते थे? यज्ञोपवित्र बंधन कहा जाता था। ये धागा होता था, ये पहनाया जाता था। खैर, इस संस्कार के बाद जो व्यक्ति को कहा जाता था द्विज। क्या कहा जाता था? द्विज या ब्रह्मचारी। क्या, इसको ध्यान रखिएगा, द्विज कहा जाता था या ब्रह्मचारी कहा जाता था। ठीक, ये सवाल आया था इस बार? आया था। चलिए, तो ये ध्यान रखिएगा, द्विज का मतलब होता है 2 बार जन्म लेना। क्या होता है? 2 बार जन्म लेना। तो कहते हैं एक बार आप माता पिता से जो संतान की उत्पत्ति होती है वो, और दूसरा जो है जब आप गुरुकुल में प्रवेश करते हैं, पढ़ते हैं, तब जाके आपकी दूसरी जन्म होती है। क्योंकि ज्ञान पाना को दूसरा जन्म लेना के बराबर माना गया है। खैर, चलिए यहाँ एक चीज और आप लोग क्लियर रखिएगा, वर्ण व्यवस्था के साथ साथ अपने पास एक और व्यवस्था है, उसे कहते हैं आश्रम व्यवस्था।
कोई परिचित है इससे? कोई परिचित है तो हमें बता दीजिए, आश्रम व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? चलिए। हाँ चार हाँ हाँ, बताइए, सही कह रहे हैं आप। गृहस्थ और संन्यास, नहीं। सॉरी वानप्रस्थ और संन्यास। नहीं, एक असेंडिंग ऑर्डर में कहिए, मतलब क्रमानुसार कहिए। फिर ब्रह्मचर्य और गृहस्थ, हाँ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य, इसके बाद दूसरे स्थान पे होता था गृहस्थ, और तीसरे स्थान पे होता था वानप्रस्थ, वानप्रस्थ, और चौथे स्थान पे होता था जब सब कुछ छोड़ के जंगलों में या पहाड़ों पे चले। संन्यास, जो अंतिम या आखिरी अवस्था है। और सबका एज जो है 25 वर्ष माना गया है। उस समय आदमी इसमें यकीन करता था कि 25 वर्ष व्यक्ति जीता है। हालांकि अगर वो दिल्ली के हालत देखे होते तो ये बात नहीं कहते। खैर, चलिए। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ मात्र ये भी व्यवस्था जो लागू होता था इन्हीं 3 वर्णों पे लागू होता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य पे ये लागू होता था। चलिए, ठीक है। तो आम तौर पे जो शिक्षा का प्रारंभ हो जाता था कि ब्राह्मणों में 8 वर्ष से शुरू हो जाता था, और वैश्य या क्षत्रियों के 12 वर्ष के छात्र जाते थे पढ़ने के लिए। तो 8 वर्ष से शुरू हो जाता था, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए, अगर ये 8 वर्ष से चालू कर दे 25 सब तक में, ऐसा कितना समय लग जाएगा? 17 साल। चलिए चलिए चलिए, उपनिषद में कहा गया है, ठीक है, कि सामान्य तौर पे बच्चे कितने साल पढ़ते थे? 12 साल। उपनिषद में कहा गया है कि सामान्य तौर पे बालक जो पढ़ते थे 12 साल पढ़ते थे। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात, कि बच्चे जो ये पढ़ते थे, इसके पढ़ने का फीस मिलता था गुरु को? क्या क्या व्यवस्था रही होगी? जो मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, गुरुकुल में जाता है, 12 वर्ष तक पढ़ाई करता है, तो गुरु को तो फीस किस तरह पे करता होगा? या गुरुकुल को जो राजा है वो पे करता था? भिक्षा वृत्ति भी प्रचलन में थी। हाँ और कुछ जैसे गांव जब अनाज वगैरह होता है तो वो इकट्ठा करके देते थे पूरे गुरुकुल को। गांव मतलब जो दान के हिसाब से चलता था ज्यादातर तो, कि अगर अपनी किसी ने इच्छा अनुसार दान वगैरह दिया है तो उसके अनुसार उनका चलता। हाँ, असल में ये एक जो हमारे सामूहिकता, हमारे सामाजिकता का एक अनुपम उदाहरण है, कि हमारा जो पूरा गुरुकुल सिस्टम चलता था, शिक्षा सिस्टम चलता था, वो दान के अनुसार चलता था। कि विद्यार्थी जो है वो जाते थे और ये गांव में गए, और गांव में जाने के बाद वो भिक्षाटन करते थे, भिक्षा लेते थे, और फिर वो गुरुकुल में आते थे, और उसी में से सबका चलता था, खाना पीना से सब उसी में चलता था। ठीक है। सरकार के जो राजा होते थे उसके तरफ से, या गुरु भी होते थे, वो बचते थे बहुत बार, या ना के बराबर जो है वो उनसे क्या कहते हैं, राजा से पैसा लेते थे। अंत में जो है, जो ये विद्यार्थी जब जाते हैं, वापस लौटते हैं घर की ओर, तो एक अंतिम में वो गुरु दक्षिणा देते हैं। एक महत्वपूर्ण चीज, जो भी हो, जितना उसका सामर्थ्य है वो देते हैं। आमतौर पे जो आप देखेंगे, जो फीस का ये पूरा सिस्टम था वो दान के माध्यम से चलता था, भिक्षाटन करते थे। आप राजा के बेटा क्यों ना हो, या आप जो है गरीब किसी गरीब ब्राह्मण, वैश्य या क्षत्रिय के बेटा क्यों ना हो, आपको भिक्षाटन करना ही होगा। ठीक है। लेकिन ये भी उदाहरण मिलते हैं, आप महाभारत में देखेंगे कि पांडव है, उनके पास क्या है, गुरु। उन्होंने गुरु को हायर कर लिया है। चलिए, तो ये राजकुल में आमतौर पे होता था। खैर, अब आ जाते हैं, तो ये बात ध्यान रखने के है कि 8 से 12 वर्ष के उम्र में प्रवेश पा जाते थे
ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात ध्यान रखनी है कि सामान्य तौर पे जो पढ़ाई होता था ये होता था 12 वर्ष। तीसरी बात आपको याद रखना है कि उनका जो सत्र होता था, सेशन होता था, वो किस मास से किस मास चलता था। तो ये श्रावणी से लेके पौष तक चलता था, श्रावणी से पौष तक। ये हिंदी वाला महीना आप सभी को आता है? अभी कौन सा महीना चल रहा है? और सितंबर क्या? फागुन। अभी फागुन चल रहा है। ठीक है, चलिए अगला जो हमारा स्लाइड है वो है पाठ्य विषय और उपाधि। तो इसमें आप देखेंगे कि हमारा जो ये समाज को बांटिएगा आप, बांटने के जो तरीके थे उस समय ज्ञान परंपरा के अनुसार, तो एक वैदिक ज्ञान परंपरा, एक हो गया आपका जो जैन का, और एक बौद्ध का। ये 2-3 परंपरा हमारे पास मिलता है। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं ये वैदिक ज्ञान परंपरा को लेकर। तो वैदिक ज्ञान परंपरा में जो पाठ्य विषय होता था, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा? वैदिक ज्ञान परंपरा में सबसे पहले कौन है कि 4 वेद पढ़ाए जाते थे। ठीक है, कोई बता सकते हैं कौन कौन वेद है असेंडिंग ऑर्डर में? सबसे पहला वेद कौन सा है और सबसे आखिरी वेद कौन सा है? सबसे पहले यजुर्वेद। हाँ हाँ, सबसे पहला यजुर्वेद है। किसने कहा आपको? हाँ, सबसे पहला वेद जो है ऋग्वेद है। दूसरा जो है यजुर्वेद। तीसरा साम अथर्ववेद। चलिए इतना जान लिए हैं, तो आप लोग ये भी बता दीजिए कि ऋग्वेद में क्या है, इसके बाद यजुर्वेद में क्या है, सामवेद में क्या है, अथर्ववेद में क्या है? ये सामवेद जो है आपके गीत परंपरा वाला है, ठीक है। अथर्ववेद है वो मंत्र वाला है। इसके बाद ऋग्वेद जो है ये खासकर इसमें जो ऋचाएं हैं नीति नियम वाले हैं, होता है ना कि समाज कैसा होना चाहिए, देश कैसा होना चाहिए, ठीक है, तो ये है। यजुर्वेद का देखना पड़ेगा। किन्हीं को याद है यजुर्वेद में क्या है? यजुर्वेद में याज्ञिक कर्म कांड, पूजा हाँ पाठ हाँ कैसे करते हैं वो सब। हाँ, यज्ञ कैसे करते, सॉरी, यजु से आप याद रखिएगा कि यज्ञ कैसे किया जाता था वो था, ठीक है। ऋग्वेद से आप समझे उस समय का ज्ञान मिलेगा आपको, समय समाज इसके जो नियम कानून है ये है इसमें। दूसरा आप देखिए यजुर्वेद जो है इसमें यज्ञ। तीसरा जो है सामवेद, इसमें क्या है, संगीत। और चौथा जो है अथर्ववेद, इसमें क्या है, तंत्र मंत्र, ठीक है। सबसे आखिरी वाला जो है अथर्ववेद है। खैर, तो ये एक ध्यान रखें, तो 4 वेद पढ़ाया जाता था। वेद को समझने के लिए लिखा गया है 6 वेदांग। तो ये 6 वेदांग पढ़ाई होती थी। 6 वेदांग के बाद जो दूसरी चीज पढ़ाई जाती थी वो है आपके न्याय, मीमांसा, पुराण और धर्मशास्त्र। न्याय पढ़ाया जाता था, मीमांसा, इसके बाद जो है धर्मशास्त्र। चलिए, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र और पुराण। पुराण कितने हैं? 18 पुराण है। पुराण 18 ही है ना। चलिए, चौथा जो पढ़ाया जाता था 112 के आसपास है, लेकिन महत्वपूर्ण जो है वो 18। 18 है। 4 उपवेद हुआ करता था। चलिए,
इतना ही याद रखिए। तो आप देखिए 4 और ये 6, 10, 4 14, 4 18, तो कुल मिला के 18 विद्याएं पढ़ाई जाती थी। और आप देखेंगे कि जो लोग अपने यहाँ चालाक होते हैं, बहुत शातिर होते हैं, होशियार होते हैं, या कई बार हम इसे नेगेटिव अर्थ में कहते हैं कि 18 विद्या में पारंगत कहते हैं, या 18 कला से भरा हुआ आदमी कहते हैं। खासकर जो ये तंत्र मंत्र जानते हैं उनके संदर्भ में ये कहते हैं। चलिए चलिए, अब आप देखेंगे उपाधि। आप लोगों को एक मजेदार बात बताता हूं कि जैसे आप जाति टाइटल देखें तो आप लोगों ने सुना होगा चतुर्वेदी, त्रिवेदी, द्विवेदी, सुने आप लोग? तो क्यों इनका नाम चतुर्वेदी है या त्रिवेदी है या द्विवेदी है? सबसे उच्च कुल ब्राह्मण कौन होते हैं? हमारे मिथिला क्षेत्र में कहा जाता है जो श्वेत ब्राह्मण होते हैं वो सबसे श्रेष्ठ होते हैं। और उधर यूपी साइड में जो कहा जाता है कि जो कान्य कुब्ज है उनको कहा जाता है ये सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण होते हैं। और चतुर्वेदी से यहाँ अर्थ होता है कि जिनको 4 वेदों के ज्ञाता थे, यानी कि वो लोग जो टाइटल अपना लेके चल रहे हैं उनके पूर्वज हुए होंगे जिन्हें चारों वेद का ज्ञात था। जब ये विभाजन किया होगा कि किस ज्ञान के आधार पर कि किसको कितना ज्ञान है, तो जिनके पास 4 वेद का ज्ञान था वो चतुर्वेदी कहलाए, जिनके पास 3 वेदों का ज्ञान था त्रिवेदी, और जिनके पास 2 वेद का ज्ञान था द्विवेदी। तो कहने का यहाँ आशय है कि उस समय जो डिग्रियां उपाधि दी जाती थी इसी पे दी जाती थी कि किसको कितना वेद का ज्ञान है। तो 12 वर्ष तक पढ़ने पर आपको ज्ञात होगा एक वेद, और इसके लिए जो आपको उपाधि दी जाएगी स्नातक के। और एक मजेदार बात आपको बताता हूं कि जो स्नातक होते थे ये एक महत्वपूर्ण उपाधि होती थी। सिर्फ स्नातक की बात कर रहा हूं कि उस समय 2 व्यक्ति है, एक राजमार्ग है और उससे एक राजा गुजर रहा है और एक जो स्नातक है वो गुजर रहे हैं। तो कोई एक साइड होगा तभी दूसरे जा पाएंगे, आमने सामने से गुजर रहे हैं। तो बताइए सामने एक राजा है और एक स्नातक है, रास्ता कौन छोड़ेगा? किनको छोड़ना है रास्ता? राजा रास्ता छोड़ेंगे। उस समय हमारे यहाँ स्नातक को इतना महत्व था। अभी के स्नातक आप देख लीजिए और अभी का समाज देख लीजिए, राजा छोड़िए एक मुखिया रास्ता नहीं छोड़ेगा। चलिए 24 वर्ष, ठीक है, 2 वेद का जो ज्ञान पा लेंगे उसको क्या कहेंगे? वसु कहेंगे। ठीक है, 3 वेद, ठीक है, 36 वर्ष 3 वेद, उसको आप रुद्र कहेंगे। 4 वेद यानी कि 48 वर्ष पढ़ने पे 4 वेद का ज्ञात होगा, उसको आदित्य कहा जाता है। हम लोग किसी का नाम आदित्य रख देते हैं। तो ये हमारे 4 उपाधियां हुआ करती थी, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अब अगला चलते हैं कि उस हमारे पास समय है उस समय शिक्षण विधियां कैसे हुआ करती थी, मतलब पढ़ाने के जो तरीके होते थे वो कैसे हुआ करते थे। अभी के हमारे शिक्षण विधियां से आप इसे कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी हमारे पढ़ाने के विधियां जो है वो इस हिसाब से तय होता है कि आप किस स्तर के हैं, यानी कि आप स्मृति स्तर के हैं, बोध स्तर के हैं, या आप समझ स्तर के हैं। तो इन तीनों के हिसाब से जो है हमारे तरीके बदलते हैं, और हमारा जो गवर्नमेंट है, सरकार है वो, या हमारे जो संस्थान है वो तय करते हैं कि किस विधि से आपको पढ़ाया जाएगा। उस समय भी आमतौर पे आज जो विधियां हम लोग अपनाते हैं कमोबेश उससे मिलता जुलता ही विधि अपनाते थे। तो सबसे पहली विधि आप देखेंगे जो बहुत प्रचलित है, फेमस है, वो था आपकी अनुकरण, आवृत्ति या कंठस्थ विधि। ये तीनों एक ही नाम है। अनुकरण का मतलब क्या होता है कि गुरु जो जो काम कर रहा है उसको कॉपी करना या उसको दोहराना, आवृत्ति, ठीक है, और या कंठस्थ करना उसको।
आमतौर पे आप देखेंगे, अगर आप लोगों में से कोई सरकारी स्कूल में पढ़े होंगे तो एक बालक को खड़ा किया जाता था सामने, और वो है ना अपने जिस शरीर के पूरे जो नस में हवा भर के फिर आके संडे मंडे कहते थे। कोई गुजरे हैं इस यातना से, इस तरह पढ़ाई से? चलिए, तो कंठस्थ विधि होता है कि एक व्यक्ति पढ़ेगा, दूसरा उसको दोहराएगा और याद करे। खासकर ये होता है कि आप याद करें चीज़ों को। दूसरा होता है व्याख्या, जिस तरह से अभी हम लोग लेक्चर दे रहे हैं, या लेक्चर विधि होता है व्याख्या विधि। ठीक है। तीसरा आप देखेंगे, ये है हमारा प्रश्नोत्तर। ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता था प्रश्नोत्तर, और ये सबका एक अनुक्रम है। व्याख्या विधि हो जाने के बाद, यानी कि गुरु ने लेक्चर दे दिया है, चीज़ों को आपके सामने रख के समझा दिया है, अब आता था प्रश्नोत्तर विधि। इसमें क्या है कि सब शिष्य बैठते थे, गुरु सामने बैठते थे, और बालक का जो भी सवाल होता था वो पूछते थे और वो ज्ञान देते थे। ठीक है। एक बहुत फेमस व्यक्ति हुए हैं, नोबल पर्सन हुए हैं, सुकरात। सुकरात का जो ज्ञान देने का तरीका था वो यही था, प्रश्नोत्तर विधि था। हालांकि यहाँ से उनका मामला अलग था। वो किसी चौक चौराहे पे जाते थे, दो चार लोगों को खड़ा करते थे, उनसे सवाल पूछते थे और फिर वो जवाब देते चाहते थे। चलिए, तो अपने यहाँ प्रश्नोत्तर विधि, इसको आप कहेंगे शास्त्रार्थ। कोई फेमस शास्त्रार्थ आपको याद है आप लोगों का? कल के लिए आप लोग हैं कि एक चीज हमें बताएंगे। ठीक है, गूगल कर लीजिएगा, इसे लिख लीजिए। एक है गार्गी और याज्ञवल्क्य संवाद, या आप शास्त्रार्थ कह लें, और दूसरा जो है ये मंडन मिश्र और शंकराचार्य का शास्त्रार्थ। कोई है जो परिचित है इन चीजों से? सर लिख दीजिए, सुनाई नहीं दे रहा। सुनाई नहीं दे रहा ठीक से? दो लिख लीजिएगा, एक है याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद, और गार्गी संवाद, और दूसरा आप जो है देखेंगे संवाद कहिए या शास्त्रार्थ कहिए। दूसरा जो आप देखेंगे ये है आपका मंडन मिश्र या उमा भारती है, वही मंडन मिश्र, और इनका शंकराचार्य शास्त्रार्थ। ये दोनों महत्वपूर्ण शास्त्रार्थ हुआ था, बहुत फेमस है। कल आप लोग हमें गूगल करके बताइएगा कि किस विषय पे ये लोग शास्त्रार्थ किए थे और इसका कंक्लूजन क्या रहा था। क्या इतना आशा कर सकता हूँ आप लोगों से? हाँ जी, चलिए, ओके सर। हाँ, ये इसके बाद एक होता था प्रश्नोत्तर के बाद है अभ्यास विधि। जो चीज आपको पढ़ाया गया है उसको आप करके भी दिखाते थे और उसे आप पुनः दोहराते थे, वो करते थे। जैसे एग्जीबिशन होता है अपने यहाँ का, प्रदर्शनी या प्रदर्शन विधि दिखा के, एक मॉडल दिखा के आपको पढ़ाया जाता है। हाँ, ये भी। इसके बाद ये देखिएगा, एक है श्रवण मनन, इसके बाद एक शब्द है निधि ध्यासन। निधि ध्यासन, ये शब्द से आप लोग घबरा मत जाइएगा, ये कुछ नहीं है। निधि ध्यासन का मतलब होता है रिवीजन, पुनः पुनः, मतलब बार बार उन चीज़ों को याद करना। तो श्रवण मनन मतलब सोचना, और इसके बाद उसका रिवीजन करना। आमतौर पे जब आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इसी प्रकार करते हैं। चलिए, ठीक है। दो और विधि है, एक कहानी विधि है जो बहुत फेमस हुआ करता था। एक व्यक्ति है विष्णु शर्मा, जानते हैं आप लोग? कौन सी किताब लिखा है उन्होंने? पंचतंत्र। पंचतंत्र। और पंचतंत्र किस लिए लिखा गया था? कोई साथी बता सकते हैं पंचतंत्र, या कोई कहानी आप लोग पढ़े हैं पंचतंत्र का? चलिए, आप लोगों से एक आग्रह करूंगा
कि एक दो कुछ प्राचीन किताबें हैं जो आप लोग रख लीजिए, पढ़िए, मज़ेदार किताब है। उसमें से एक किताब है पंचतंत्र, और बहुत ज़्यादा अनुवाद हुआ है पंचतंत्र का भी। चलिए, पंचतंत्र जो लिखा गया था कि एक ये थे, राजा थे और उनके बच्चे थे, और बच्चे सब के सब नालायक थे, पढ़ने आते थे तो मास्टर का सर फोड़ देते थे, तो इस तरह से थे, मतलब बहुत बदमाश थे। तो उन्होंने वो किया, क्या कहते हैं, अनाउंस किया, घोषणा किया कि जो मेरे बच्चे को पढ़ा देगा उसको इतने बड़े इनाम देंगे। तो विष्णु शर्मा ने इस जिम्मेदारी को उठाया और उन्होंने क्या किया, पढ़ाई के तरीके को बदला, मज़ेदार बनाया, और वो कहानी विधि से पढ़ाना शुरुआत किया। और आप लोग जो है द जंगल बुक देखे हैं, फिल्म देखे आप लोग जंगल बुक? कौन सा गाना है? फूल खिला है, अच्छा वो मोगली से। मोगली वाला। मोगली की कहानी में खासियत क्या है? खासियत ये है कि जो जानवर है वो इंसान की तरह बात कर रहा है, यही खासियत है। तो जो 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा किया गया है, वह चीज़ हम लोग सोचिए, एक विधि, एक तरीका, एक जो है शैली, आर्ट फॉर्म, वो हमने कितने, मतलब कि लगभग 4000 साल पहले कर लिया था। यानी कि विष्णु शर्मा के जो किताब है पंचतंत्र, इसके जो पात्र हैं वो सब जानवर हैं, और जानवर संवाद करते हैं, मज़ेदार तरीके से बातचीत करते हैं, और उसके माध्यम से उनके बच्चे को पढ़ाया और वो बच्चे पढ़े और काफ़ी अच्छा किया। इस कहानी, इस जो पूरे सीन से जो हमें सीख मिलता है या हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम आम तौर पे कह देते हैं कि बच्चा समझता नहीं है, या बच्चा नालायक है, बच्चा गधा है, ये कह देते हैं, और बहुत जल्दबाजी में हम लोग होते हैं इस चीज़ पे। जबकि हमें देखना चाहिए कि क्या हम जो पढ़ा रहे हैं वो तरीके सही है, उस तरीके से बच्चे समझ पा रहे हैं, तो ये भी हमें एक बार चेक करने की ज़रूरत होती है। खैर, कहानी, और आखिरी जो विधि है वो है आपका 7वां विधि से तर्क विधि है। तो ये सातों विधि से पढ़ाई कराई जाती थी। ठीक है, चलिए सुकृति, आप बताइए आपको कौन सा विधि सबसे अच्छा लगा? आप तक आवाज पहुंच रही है क्लास में आप? चलिए, तो आज के लिए हम इतना ही। कल हम लोग देखेंगे आचार्य और जो शिष्य है उसके बारे में। हाँ, आपको कोई भी विधि पसंद नहीं आया, पढ़ाने के कोई भी तरीके नहीं? किनको लगा कि सबसे जो शानदार विधि होती है वो ये विधि होती है पढ़ाने का? कहानी दीदी। अभी जो 7 विधि था पढ़ाने का, उसमें से कौन सी विधि आपको लगता है कि ये शानदार विधि है पढ़ाने का? व्याख्यान विधि। हाँ, लेकिन व्याख्यान विधि सबसे फेमस है, सबसे ज़्यादा इस विधि को अपनाया जाता है। ये टीचर के लिए आसान है क्योंकि एक साथ में बड़े समूह को पढ़ाया जा सकता है। लेकिन इसका जो दोष है वो ये है कि इसमें छात्र निष्क्रिय रहता है, छात्र को समझ में आया नहीं आया वो नहीं जानते हैं शिक्षक, वो अपना व्याख्यान देके चले जाते हैं, ये एक दोष होता है। आप जब इसमें पीएचडी में आएंगे और आपका जो कोर्स वर्क का होगा, कोर्स वर्क की पढ़ाई होगी, उसमें आमतौर पे जो अच्छे संस्थान है उसमें आपकी जो पढ़ाई होगी और जो अच्छे टीचर हैं वो प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से कराएंगे। ठीक है, आपसे कहेंगे सवाल पूछने के लिए, आप सवाल पूछते जाएंगे और जो आपके टीचर होंगे वो जवाब देते जाएंगे। वो कुछ नहीं व्याख्यान देंगे, वो आएंगे और डैश पे खड़ा होंगे, खड़ा होने के साथ वो आपसे कहेंगे सवाल पूछिए। आपके भीतर सवालों का जन्म लेना बताता है कि आप जो है चेतनशील है। तो खासकर हायर इंस्टीट्यूशन में कहानी विधि है, ये बच्चे के लिए सबसे शानदार विधि है। ठीक है, और